सबसे पहले आपका धन्यवाद मैम। आपने इस योग्य समझा कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बातें रख सकूं और इतने संवेदनशील और इतने अच्छे मुद्दे को आज आपने चुनाव किया है, क्योंकि पैलिएटिव केयर का लंग कैंसर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। क्योंकि लंग कैंसर जिन मरीजों में होता है वो बहुत ज्यादा तकलीफों से होके गुजरते हैं। तो सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने इतने संवेदनशील और इतने महत्वपूर्ण विषय को आज ये जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देने की कोशिश करूं। थैंक यू डॉक्टर अविनाश। बहुत सारे प्रश्न हैं और मैं वही प्रश्न आपसे पूछूंगी जो मैंने पिछले 10 सालों में पेशेंट्स और उनके परिवार वालों से सुना है, ताकि उनको सही इंफॉर्मेशन मिल पाए। पहला प्रश्न मेरा है कि पैलिएटिव केयर क्या है। पैलिएटिव केयर की बात हम करें तो ये एक साइंस की एक विधा है जो कि स्पेशली डिजाइंड है उन मरीजों के लिए, मरीज के साथ साथ उनके परिवारों के लिए जो किसी गंभीर और लंबे समय से चलने वाली बीमारियों से जूझ रहे हैं। न सिर्फ कैंसर, अगर हम देखें तो इंटरस्टिशियल लंग डिजीज जिसमें कि फेफड़े में काफी समस्या हो जाती है, क्रोनिक किडनी डिजीज मतलब किडनी की बहुत लंबी समय तक चलने वाली समस्या जो पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं, और अंततः जो डायलिसिस जिनमें कारगर नहीं रहता है। हर वो मरीज जो किसी लंबे और गंभीर बीमारी से गुजर रहा है जिससे उनकी आयु सीमा निश्चित हो जाती है, तो ऐसे मरीजों में पैलिएटिव केयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है उनकी जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाने में। जीवन की गुणवत्ता के पैमाने पैलिएटिव केयर में हम सिर्फ उनके शारीरिक तकलीफों को नहीं रखते हैं, हम उनके भावनात्मक तकलीफों को रखते हैं, हम उनके मानसिक, उनके सामाजिक और उनके आध्यात्मिक तकलीफों को भी ध्यान में देते हैं। तो इस प्रकार से मरीज मरीज का एक समुचित मैनेजमेंट होता है, समुचित प्रयोजन होता है, जिससे उनकी जीवन की गुणवत्ता बढ़ती है। कभी कभार हम देखते हैं कि ज्यादातर हमारे, अगर कैंसर का ही उदाहरण लूं तो कैंसर के जो डॉक्टर होते हैं बोले इससे आपको इतना सर्वाइवल बेनिफिट मिलेगा, इतनी इससे आपको आयु मिलेगी। कहीं ना कहीं कई सारे मरीज जो होते हैं, खासकर लंग कैंसर की बात करूं तो वो ज्यादातर चौथे चरण के कैंसर से डायग्नोज होते हैं, क्योंकि लंग कैंसर हमारे भारत देश में और विश्व में ही अपितु स्टेज 4 कैंसर ही ज्यादा लेके आता है। तो ऐसे मरीजों में जब बीमारी को दिशा निर्देशित करता हुआ उपचार कारगर नहीं रह जाता, तब पैलिएटिव केयर की भूमिका बढ़ जाती है। वरन ऐसे पेशेंट जो डायग्नोसिस स्टेज 4 में होते हैं, तो पैलिएटिव केयर का उसमें जुड़ाव हम शुरू से करते हैं। शुरू से करने का उद्देश्य ये होता है ताकि इनिशियली हम उनके लक्षणों को कम करें, उन्हें इमोशनल सपोर्ट दें, उनको प्रॉपर डिसीजन लेने में उनकी मदद करें, और अंततः जब एक समय आता है कि ट्रीटमेंट दुर्भाग्यवश प्रभावी नहीं रह जाता, तो हम उनके साथ जुड़े रहें, उनकी इस यात्रा में उनको ये फील ना हो कि अब वो अकेले हैं। तो पैलिएटिव केयर को हम देखें तो ये एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट है जो कि मरीज और उनके परिवारों के लिए डिजाइन किया गया है, ताकि उनकी जीवन की गुणवत्ता बढ़े, चाहे वो तकलीफ शारीरिक हो अर्थात पेन, ब्रेथलेसनेस, कॉफ, हेमोप्टिसिस, या फिर वो डिप्रेशन, एंजाइटी, या फिर कोई अध्यात्म से जुड़ा। कभी कभी मरीज पूछते हैं मैं ही क्यों, मैंने तो कभी सिगरेट नहीं पिया, मुझे लंग कैंसर कैसे हो गया। तो उनकी इस ग्लानि को भी अटेंड करना हमारा कर्तव्य है। ये नहीं कि ये हमारा काम नहीं है, और इसके पीछे भी विज्ञान है। और पैलिएटिव केयर में हम जो भी करते हैं वो विज्ञान है, वो डेटा पे आधारित भी विज्ञान है और मानवीय मूल्यों पर आधारित भी विज्ञान है। पैलिएटिव केयर के लिए मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। थैंक यू डॉक्टर अविनाश। आपने बहुत बहुत शॉर्ट एंड इफेक्टिव वे से पैलिएटिव केयर के बारे में बताया है। आपने सब कुछ कवर किया है, और पैलिएटिव केयर का मतलब लॉट ऑफ काफी एम्फोसिस क्वालिटी ऑफ लाइफ पे होता है। तो जितने भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि पैलिएटिव केयर अगर आपको टाइम ऑफ डायग्नोसिस पे नहीं सजेस्ट किया जाता, तो आपका हक है कि आप बोलें हमें पैलिएटिव केयर टीम के साथ कनेक्ट कर दीजिए। ये बहुत जरूरी है आप सबको जानना। डॉक्टर अविनाश, मेरा अगला प्रश्न ये है कि पैलिएटिव केयर कौन दे सकता है, क्योंकि ज्यादातर तो लोग जाते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट के पास, जी जी। और कई बार ऐसा हो जाता है अगर ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा तो वो बोल देते हैं कि
अब हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, पेशेंट और परिवार वाले बहुत हताश हो जाते हैं, तो कौन पैलिएटिव केयर देता है? पैलिएटिव केयर देने का अगर कौन देता है, यह एक प्रश्न है, तो मैं बोलना चाहूंगा कि हर मरीज के डॉक्टर का काम है पैलिएटिव केयर देना। अगर कोई कैंसर से ग्रसित है और कैंसर के डॉक्टर से ट्रीटमेंट ले रहा है, तो प्रारंभिक अवस्था का पैलिएटिव केयर कैंसर के डॉक्टर को देना चाहिए। अगर कोई फेफड़े की बीमारी से ग्रसित है तो पल्मोनोलॉजिस्ट को देना चाहिए। अगर वो किडनी की बीमारी से है तो नेफ्रोलॉजिस्ट। लेकिन चूंकि मैंने बताया ये साइंस की एक अलग विधा है, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज हैं, चैलेंजेस हैं, इसलिए एक साइंस के अलग स्पेशलिटी रूप में ये उभर कर आया है। इसलिए पैलिएटिव केयर देने का काम प्रारंभिक अवस्था में डॉक्टर का है। लेकिन जब हो जाता है कि बहुत सारा कॉम्प्लेक्स इश्यू है, बहुत सारे मल्टीफैक्टोरियल इश्यूज हैं, बहुत सारे रिफ्रैक्टरी इशू हैं जो कि मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, तो उसके लिए एक स्पेशलिस्ट टीम होती है जिसको कि हम पैलिएटिव मेडिसिन टीम बोलते हैं या पैलिएटिव केयर टीम भी बोलते हैं। पैलिएटिव केयर और पैलिएटिव मेडिसिन एक दूसरे के समकक्ष है। जब साक्ष्य पर आधारित प्रैक्टिस पैलिएटिव केयर में जुड़ जाती है तो उसको पैलिएटिव मेडिसिन बोलते हैं, जिसमें आजकल एमडी और डीएमडी कोर्सेस होने लगे हैं। हर वो व्यक्ति जो बेसिक पैलिएटिव केयर में ट्रेंड है पैलिएटिव केयर प्रदान कर सकता है। इसलिए हम हमेशा बोलते हैं कि हर डॉक्टर जो किसी गंभीर और लंबे समय से चलने वाली बीमारियों के मरीजों को देख रहा है, को प्रारंभिक अवस्था की पैलिएटिव केयर उनको प्रदान करना चाहिए। जरूरी नहीं कि वो आपको पैलिएटिव केयर टीम में रिफर करे, लेकिन वो आपके पैलिएटिव केयर नीड को असेस करे, उसको मैनेज करने की कोशिश करे। अगर लाभ नहीं मिल रहा है तो वो स्पेशलिस्ट सर्विसेज का हेल्प ले सकता है। और पैलिएटिव केयर किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। पैलिएटिव केयर एक मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब बहुआयामी टीम होती है उसमें, जिसमें के ट्रेंड डॉक्टर्स होते हैं, ट्रेंड नर्सेस होते हैं, ट्रेंड काउंसलर्स होते हैं, ट्रेंड वॉलंटियर्स होते हैं, और उसमें बहुत सारे एलाइड टीम्स भी होते हैं, जैसे फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, न्यूट्रिशनिस्ट। जैसे छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं, क्योंकि इन सभी बातों के, इन सभी पहलुओं पर ध्यान देके ही हम मरीज की गुणवत्ता को बढ़ा पाते हैं। तो पैलिएटिव केयर देने का काम समाज का है, सबसे पहली बात। और दूसरी बात है, आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर को अपनी तकलीफें बताएं। अगर मैनेज नहीं होता तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें स्पेशलिस्ट पैलिएटिव केयर टीम के पास रेफर कर दीजिए। बहुत बहुत बढ़िया डॉक्टर अविनाश। अब मेरे को ये बताइए, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि जो मुझे अभी ट्रीटमेंट मिल रहा है, सपोज लंग कैंसर के लिए वो ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, उस ट्रीटमेंट में और पैलिएटिव ट्रीटमेंट में क्या फर्क है? सबसे बड़ी जो एक व्यथा है जिसको विज्ञान ने बहुत ज्यादा दूर करने का प्रयास भी किया है, कि पैलिएटिव केयर को ये समझा जाता है कि अब ट्रीटमेंट का कोई ऑप्शन नहीं है तो पैलिएटिव केयर की तरफ भेज दिया जाए पेशेंट को। ऐसा कतई नहीं है। हम जो भी बात करते हैं साक्ष्य पे आधारित बात करते हैं, विज्ञान ने जो हमको रास्ता दिखाया उस पर बात करते हैं, तभी हम मरीज के बेस्ट इंटरेस्ट में और उसकी भलाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आपका प्रश्न है कि ट्रीटमेंट लंग कैंसर का मिल रहा है और साथ साथ पैलिएटिव केयर मिल रहा है, तो ये सबसे अच्छा मॉडल हुआ। ट्रीटमेंट खत्म हो गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता, आपका डॉक्टर बोल रहा है, और उसके बाद आपको पैलिएटिव केयर टीम की तरफ भेजा जा रहा है, तो ये एक आइडियल अप्रोच नहीं है अभी। पैलिएटिव केयर को एक एंड ऑफ लाइफ केयर में, मतलब जीवन के अंतिम समय में मिलने वाले देखभाल के रूप में देखा जाता था आज से 30 साल पहले। लेकिन अब चूंकि ये साक्ष्य पे आधारित विज्ञान है, ये एक स्पेशलिटी है, इसमें अलग से कोर्सेस होने लगे हैं, अलग से ट्रेनिंग मिलने लगे हैं। तो बीमारी के ट्रीटमेंट के साथ साथ जिस दिन आपकी बीमारी डायग्नोज हुई उस दिन से ही पैलिएटिव केयर का चुनाव सुनिश्चित करना है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसे बहुत सारे रिसर्च बोल रहे हैं। क्योंकि ऐसे मरीजों में अगर आप देखेंगे तो जीवन की गुणवत्ता उन मरीजों में जिनमें पैलिएटिव केयर का चुनाव पहले नहीं किया गया कम होती है। पैलिएटिव केयर का अगर चुनाव पहले किया गया तो ऐसे मरीजों में जीवन की गुणवत्ता बेहतर होती है, उनके दर्द तथा अन्य शारीरिक तकलीफ अच्छे से मैनेज रहते हैं, उनका डिप्रेशन का रेट कम रहता है, ऐसे पेशेंट में संतुष्टि का दर यानी रेट ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा बेहतर रहता है। तथा कुछ रिसर्च में तो ये भी देखा गया कि मरीज की आयु भी बढ़ती है। उस रिसर्च का मैं नाम बोलूंगा, टिमेल एट ऑल करके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर, रिसर्च पेपर आया था, जिसमें देखा गया कि जिन मरीजों को पैलिएटिव केयर से जोड़ा गया उनकी मरीजों की आयु भी बढ़ी। तो ऐसा नहीं है कि पैलिएटिव केयर सिर्फ एंड ऑफ लाइफ केयर है, यानी जीवन के अंतिम समय में मिलने वाला देखभाल है। वो तो हमारे एक सेवाओं का एक अंग है, क्योंकि वहां पर हमारे हमारे डिक्शनरी में कभी नहीं होता कि कुछ नहीं किया जा सकता। देयर इज ऑलवेज होप इन पैलिएटिव केयर।
हाँ, हमारा दृष्टिकोण अलग हो सकता है कि डॉक्टर का बोलने का नजरिया यह है कि बीमारी को नियंत्रित करने के लिए अब कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन व्यक्ति और उसके तकलीफ को मैनेज करने के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। इसलिए हम पैलिएटिव केयर में कभी नहीं बोलते कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। हम पेशेंट के वास्तविकता, उनके प्रैक्टिकल सिचुएशन, बीमारी के हिसाब से एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट डिजाइन करते हैं ताकि उस मरीज की क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ सके। तो पैलिएटिव केयर का चुनाव जिस दिन से बीमारी डायग्नोस्ड हो उस दिन से सुनिश्चित करना चाहिए। जी। अब बहुत बहुत बढ़िया बात आपने बोली। बहुत बार लोग, पेशेंट्स और उनके केयरगिवर्स, अगर ट्रीटिंग डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट ये बोल देते हैं कि अब ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो वो बिल्कुल हताश हो जाते हैं, अबैंडन्ड फील करते हैं, और ऐसे लगता है उनको कि हमको सिस्टम ने बिल्कुल अकेला मरने के लिए छोड़ दिया। तो डॉक्टर अविनाश ने जो बात बोली है, मैं चाहती हूँ आप सब इस पे बहुत गौर फरमाएं और इसको समझें। पैलिएटिव केयर का जो जो डॉक्टर होते हैं और उनकी जो टीम होती है, उनके लिए हमेशा हमेशा, चाहे वो अंत समय क्यों ना हो, आखिरी सांस तक आपके साथ रहेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आपको हेल्प करेंगे। डॉक्टर विनाश, जैसे आपने मेरे को अभी हम सबको बताया कि पैलिएटिव केयर जब इनिशियल डायग्नोसिस होता है, उसको उसी टाइम पे ट्रीटमेंट प्लान के साथ इंटीग्रेट कर देना चाहिए। तो अगर एक परिवार जो लंग कैंसर से ग्रस्त है, वो ट्रीटिंग डॉक्टर के पास जाता है, उसको कैसे समझ में आएगा कि मेरे को पैलिएटिव केयर चाहिए? धन्यवाद, आपने इतना इम्पोर्टेंट सवाल पूछा है, क्योंकि ज्यादातर मरीजों की यही समस्या होती है और जब वो हमारे पास आते हैं तो ऑलरेडी दे आर इन टर्मिनल फेज, विच इज रॉन्ग। दे शुड बी इंटीग्रेटेड अर्ली इन देयर कोर्स। उनको उनके बीमारी के प्रारंभिक अवस्था में ही हमसे जुड़ाव करना चाहिए। तो आप इन 4 बिंदुओं को याद रखें। इन 4 बिंदुओं में से कुछ भी एक बिंदु अगर आपके पेशेंट पे अप्लाइड है तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको एक स्पेशलिस्ट पैलिएटिव मेडिसिन टीम की तरफ रिफर किया जाए। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी 2019 की गाइडलाइन है। अगर आपका कैंसर स्टेज 3 या अपने प्रारंभिक ऑर्गन को छोड़ करके, आपके प्राइमरी ऑर्गन को छोड़ करके कहीं और फैल गया, जैसे कि हड्डियों में, मांसपेशियों में, या फिर अपोजिट लंग में, या फिर पेट के किसी अंग में, लीवर में, ब्रेन में, तो आप डे 1 से सुनिश्चित करें कि आपको पैलिएटिव केयर टीम की ओर रिफर किया जाए। दूसरा, अगर कीमोथेरेपी सेशन के अलावा अन्य किसी लक्षण के लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है तो आपको पैलिएटिव केयर टीम की जरूरत है। तीसरा, अगर आपका हॉस्पिटलाइजेशन 7 या 7 दिन से ज्यादा है तो आपको पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट की जरूरत है। और अगर आपके अंदर ऐसे लक्षण हैं, अगर लंग कैंसर की बात करूं तो दर्द, सांस का फूलना, कफ जो कि सभी किसी भी ट्रीटमेंट से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, नोजिया, वोमिटिंग, डिलीरियम मतलब पेशेंट का थोड़ा सा मानसिक उलझन, या फिर कोई साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस यानी मानसिक तनाव, जैसे कि अवसादग्रस्त होना, चिंताग्रस्त होना, ये सिम्टम्स हैं जो कि हमको ज्यादातर हमें ये लगता है ये बीमारी के साथ तो ये तो स्वाभाविक रूप से आएंगे, लेकिन कतई ऐसा ही नहीं है। इसको काफी अच्छे, इफेक्टिव और वैज्ञानिक तरीके से हैंडल किया जा सकता है पैलिएटिव केयर टीम के द्वारा। खासकर इसमें रोल एक साइको ऑन्कोलॉजिस्ट का इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, ट्रेंड काउंसलर का बहुत ज्यादा रोल रहता है। एक रिसर्च अलेक्स मिचेल एट ऑल के एक पेपर है, उसके हिसाब से 100 में से 25%, 17 से 25% लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं एडवांस कैंसर में। हम उनके जीवन की गुणवत्ता को सिर्फ उनके शारीरिक तकलीफों को कम करके नहीं बढ़ा सकते, उनके मानसिक तकलीफों को भी हमको ध्यान देना होगा। क्योंकि अगर शरीर बीमार पड़ सकता है तो मन भी बीमार पड़ सकता है, अगर शरीर के डॉक्टर हैं तो मन के भी डॉक्टर हैं। तो आप इन 4 बिंदुओं को याद रखें कि एडवांस स्टेज का कैंसर अगर डायरेक्ट डायग्नोस हो रहा है, आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है कीमोथेरेपी सेशंस के अलावा, अगर आपका हॉस्पिटल स्टे यानी अस्पताल में रुकना 7 दिन से ज्यादा हो रहा है, भर्ती का जो ड्यूरेशन है वो 7 दिन से ज्यादा का हो रहा है, अगर और आपको ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैनेज नहीं हो पा रहे हैं, जैसे कि पेन, नोजिया, वोमिटिंग, सांस का फूलना, खांसी, डिप्रेशन, एंजाइटी, आप पैलिएटिव केयर टीम से जरूर मिलें। जी। आपने बहुत बहुत पते की बात बोली कि शारीरिक कष्ट और मानसिक कष्ट अलग चीज नहीं है, वो जुड़े हुए हैं। और अगर किसी की क्वालिटी ऑफ लाइफ हमने बेटर करनी है,
तो दोनों एस्पेक्ट को अटेंशन देना बहुत जरूरी है। मेरा अगला प्रश्न है डॉक्टर अविनाश, मुझे पैलिएटिव केयर किधर मिल सकती है? अगर मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ, वहां पे कई बार क्लिनिक्स में हम जाते हैं, बहुत बड़े अस्पताल जो होते हैं, बड़े अस्पताल भी होते हैं, तो वहां जाने के बाद मैं कहाँ पे पैलिएटिव केयर एक्सेस कर सकती पैलिएटिव केयर की खासियत ये है कि पैलिएटिव केयर को हर स्थान पर रिसीव किया जा सकता है। हमने देखा है मरीजों को पैलिएटिव केयर अस्पताल में भी मिलता है, उनको लॉन्ग टर्म फैसिलिटीज में भी मिलता है, ओल्ड एज फैसिलिटीज में भी मिलता है, घर पे भी मिलता है और हॉस्पिस में मिलता है। तो रोग के अनुपात के हिसाब से, रोग के स्टेज के हिसाब से, मरीज की आवश्यकता के हिसाब से पैलिएटिव केयर को कोई विशेष स्थान पर दिया जाए ऐसा कतई जरूरी नहीं है। पैलिएटिव केयर को हर संभव स्थान पे दिया जा सकता है। जहां जहां इंसान बसते हैं हर उस जगह में पैलिएटिव केयर दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, कुछ चीजें हैं जिसके लिए मरीज को पैलिएटिव केयर, जिन अस्पतालों में पैलिएटिव केयर विभाग है उनसे जरूर कंसल्ट करना चाहिए। पहले तो ये 4 बिंदु जो मैंने आपको पिछले प्रश्न में बताया, उसके 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 अलावा अगर मरीज को बहुत ज्यादा रिफ्रैक्टरी सिम्टम्स है, मतलब वो चीज अगर घर में मैनेज नहीं हो रहा है, आपके प्राइमरी फिजिशियन उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको कीमोथेरेपी मिल गई है लेकिन उसके बाद बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, उसके बाद आपको हाथों में बहुत ज्यादा झुंझुन हो रही है, मुंह में छाले हो गए हैं, आप खाना पीना नहीं खा पा रहे हैं और आपको एक स्पेशलिस्ट टीम की जरूरत है, तो भी आप पैलिएटिव केयर को मिल सकते हैं। अगर आप किसी एक्टिव ट्रीटमेंट है तो कोशिश करें कि आप पैलिएटिव केयर अस्पताल में लें। अगर आपके मरीज का ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं चल रहा है और डॉक्टर ने बोल दिया है कि आप इनका सिर्फ कंफर्ट का ध्यान रखें, तो आप पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट से होम विजिट के लिए भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर आपको ऐसा लगे कि आपका कीमोथेरेपी रुक गया है क्योंकि आपका मरीज की अभी दशा ठीक नहीं है, उनका परफॉर्मेंस स्टेटस ठीक नहीं है, या फिर उनका न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तो ऐसे पेशेंट को शॉर्ट टर्म एडमिट करके उनको ठीक किया जाता है, जिसको रेस्पाइट सेंटर बोलते हैं, जो कि अर्नेस्ट बॉर्जेस में हमारा है टाटा अस्पताल में। तो वहां पर भी पैलिएटिव केयर मिल सकता है। और जब लगता है कि मरीज के सिम्टम बर्डन इतने ज्यादा है और मरीज की सामाजिक आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो मरीज का घर में ख्याल रखें, जबकि मुंबई और बड़े शहरों जैसे कोलकाता वगैरह में देखते हैं घर बहुत छोटे छोटे हैं कि घर में 5 और 6 व्यक्ति हैं, तो आप हॉस्पिस की भी मदद ले सकते हैं। लेकिन हॉस्पिस में उन मरीजों को रखा जाता है जिनकी जीवन अवधि अब 12 महीने से कम है और उनका किसी भी प्रकार का बीमारी को दिशा निर्देशित करता हुआ उपचार नहीं चल रहा है। तो पैलिएटिव केयर हर सेटिंग में प्रासंगिक है, यह निर्भर करता है कि मरीज किस अवस्था में है। मेरा अगला प्रश्न, आई थिंक आप उसका उत्तर दे ही चुके हैं, कि लंग कैंसर में पैलिएटिव केयर किस किस सिम्टम के लिए हेल्प कर सकती है? एक बार अगर फिर बता दें आप तो। लंग कैंसर, लंग अगर पैलिएटिव केयर को देखा जाए तो बहुत सारे रिसर्च लंग कैंसर में हुए हैं, क्योंकि लंग कैंसर एक ऐसा प्रकार का कैंसर है जिसमें शारीरिक लक्षण तो होते ही हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तकलीफ भी होते हैं। मैं आपको डायग्नोसिस से मरीज के एडवांस अवस्था तक लेके एक उदाहरण के तौर पे इसको समझाता हूँ। सबसे पहले मरीज आता है, चेस्ट में गठान होती है तो उसे चेस्ट पेन होता है, उसे सांस की तकलीफ, ब्रेथलेसनेस होती है, उसे कफ होती है। लेकिन तब तक पेट स्कैन होना है, बायोप्सी होना है, डायग्नोसिस बनना है, कीमोथेरेपी का प्रोटोकॉल बनना है, तब तक ये ऐसे मरीजों के ऐसे लक्षण नजरअंदाज रहते हैं। तो ऐसे में पैलिएटिव केयर का जुड़ाव शुरू से करने से ये लक्षण नियंत्रित हो जाएंगे। दूसरा, जब ट्रीटमेंट चल रहा है तो ट्रीटमेंट से संबंधित कुछ दुष्प्रभाव होते हैं जिनको मैनेज करने के लिए पैलिएटिव केयर टीम एक सपोर्टिव केयर टीम के रूप में काम करती है। तो पैलिएटिव केयर टीम की बहुत बहुआयामी भूमिका होती है। अर्ली पैलिएटिव केयर मतलब प्रारंभिक अवस्था में मिलने वाला केयर, जब डिजीज के साथ मिल रहा है तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट, और जब बीमारी के ट्रीटमेंट कारगर नहीं रहती तो एक एंड ऑफ लाइफ केयर के रूप में। तो ये बहुआयामी केयर है। अच्छा, आपके प्रश्न का और फर्दर उत्तर देते हुए, कि जैसे मैंने बताया मुंह में छाले, हाथ में अगर झुनझुन होने लगता है या शरीर में बहुत ज्यादा माइल्जिया है, और जो भी टॉक्सिक, नोजिया, वोमिटिंग, बहुत सारे टॉक्सिसिटीज जो है उसको मैनेज करने में पैलिएटिव केयर एक इफेक्टिव भूमिका निभा सकता है। और जो मैंने लक्षण बताया आपको, सांस फूलना, कफ होना, दर्द होना, डिलीरियम मतलब मानसिक उलझन, और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, इन सब में तो पैलिएटिव केयर का जुड़ाव सुनिश्चित करना ही है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च बता रहे हैं, यह बहुत सारे अध्ययन हुए हैं, वो इन चीजों के बारे में हमको बताए हैं। मेरा अगला प्रश्न बहुत ही बेसिक है। एक परिवार ऑन्कोलॉजिस्ट के पास जाते हैं,
उनको बोला जाता है कि आपको स्टेज 4 का बीमारी है, अब आपका पैलिएटिव इंटेंट के साथ ट्रीटमेंट चलेगा। इसका मतलब क्या वो मरने वाले हैं? देखिए, पैलेटिव इंटेंट ट्रीटमेंट और पैलेटिव केयर दो अलग अलग चीज हैं। हाँ, दोनों में जैसे अपन शेयरिंग होता है, शेयरिंग शेयरिंग मीन्स आपका डिजीज डायरेक्टेड ट्रीटमेंट, आपका कंफर्ट डायरेक्टेड ट्रीटमेंट। क्योंकि ज्यादातर जो लक्षण होते हैं, ज्यादातर मरीजों में तकलीफें जो होती हैं वो स्टेज 4 कैंसर में काफी व्यापक रूप में होती हैं। इसलिए उनको जड़ से खत्म करना कैंसर को पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए उसके उद्देश्य को बोला जाता है कि हम पैलेटिव उद्देश्य के साथ इस मरीज को ट्रीट करेंगे। पैलेटिव इंटेंट, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी बीमारी का इलाज नहीं करेंगे। हाँ, उनके बीमारी का उद्देश्य आपके बीमारी के प्रभाव को कम से कम करना है, ताकि आपकी तकलीफें कम हो और आपकी जीवन अवधि बढ़े। तो उसका मतलब यह हुआ कि पैलेटिव इंटेंट ट्रीटमेंट। पैलेटिव केयर ट्रीटमेंट मींस इसके इस बीमारी के दौरान उसको जो भी शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और सामाजिक तकलीफ हो रही है, उसको भी हम ध्यान दें। क्योंकि स्टेज 3 और 4 कैंसर में इनका प्रमाण ज्यादा होता है। तो पैलेटिव इंटेंट और ट्रीटमेंट मतलब ऐसा नहीं है कि आपका कैंसर का इलाज नहीं हो रहा है। हाँ, उसे जड़ से खत्म करने का उद्देश्य नहीं है, उसको नियंत्रित करके आपके लक्षणों को कम करना और आपकी जीवन अवधि को बढ़ाना उसका उद्देश्य है। और पैलेटिव केयर ट्रीटमेंट साथ में जुड़ता है, ताकि ऐसे मरीजों के शारीरिक और अन्य लक्षण, सामाजिक, आर्थिक और हर प्रकार के लक्षण, मैं ये सब इसलिए बार बार बोल रहा हूं कि आपको कतई ऐसा ये न लगे कि डॉक्टर का काम सिर्फ आपकी शारीरिक तकलीफों को नियंत्रित करना है। हर तकलीफ आपकी जो आपको प्रभावित कर रही है, आपके जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही है, वो पैलेटिव केयर का एक काम है। उसको अटेंड करना और आपको एक पर्सनलाइज और प्रैक्टिकल सॉल्यूशन देना। थैंक यू डॉक्टर अविनाश, बहुत अच्छे से आपने समझाया। अगला प्रश्न बहुत ही सेंसिटिव प्रश्न है। कई बार बीमारी को ट्रीट किया जाता है, पर अनफॉर्चुनेटली पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो हम उनको बोल देते हैं कि भाई वो टर्मिनल है या वो एंड ऑफ लाइफ में है। तो क्या एंड ऑफ लाइफ और पैलिएटिव केयर अलग अलग है? एंड ऑफ लाइफ केयर पैलेटिव केयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। लेकिन पैलेटिव केयर का मतलब सिर्फ एंड ऑफ लाइफ केयर नहीं है। जैसे मैंने बताया, हमारी भूमिका मरीज की अवस्था के साथ बदलते जाती है। शुरुआत में मैंने बताया कि कैसे मरीज जो कि अनडायग्नोस्ड है लेकिन बहुत सारी तकलीफ लेके आता है, तो उसकी तकलीफों को कम करना हमारा काम है। मरीज जब इलाज से गुजरता है और इलाज से दुष्प्रभाव में इलाज के दुष्प्रभाव उसको होते हैं, तो उसको नियंत्रित करना हमारा काम होता है। और जब बीमारी नियंत्रित नहीं रहती, मरीज एक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से सेकेंड लाइन ट्रीटमेंट में जाता है, तो वहां पर उसकी देखभाल भी हमारा उद्देश्य है। और जब अंततः जो एक सिनेरियो आपने बताया कि अब कोई ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ कंफर्ट डायरेक्टेड, तो वो भी एक हमारा काम है। हम उसी में बेसिकली ट्रेंड होते हैं। तो हमारा काम मरीज के डायग्नोस से लेके मरीज की अंत अवस्था तक, और जब मरीज इस दुनिया में नहीं रह जाता तब भी उसके परिवार के साथ जुड़े रहकर एक बेरीजमेंट सपोर्ट के रूप में। क्योंकि एक डॉक्टर का काम ये नहीं है कि मरीज इस अस्पताल से चला गया या इस दुनिया से चला गया तो वहां उसकी भूमिका खत्म हो गई, नहीं। वहां पर तो उसकी भूमिका मरीज के रिश्तेदार के साथ और बढ़ जाती है, क्योंकि वो एक एक व्यक्ति को अपने जीवन से खो रहे हैं। तो इस खोने की प्रक्रिया में कभी कभी वो कोप अप नहीं कर पाते, तो उनके कोपिंग पे भी ध्यान देना एक बेरियरमेंट केयर के रूप में पेल्टी केयर टीम का काम होता है। तो एंड ऑफ लाइफ केयर पेल्टी केयर का हिस्सा है, लेकिन सिर्फ एंड ऑफ लाइफ केयर नहीं है। पेल्टी केयर मतलब अर्ली पैलेटिव केयर, पैलेटिव केयर मतलब सपोर्टिव केयर, पैलेटिव केयर मतलब सिम्टम मैनेजमेंट, पैलेटिव केयर मतलब कंफर्ट मैनेजमेंट, पैलेटिव केयर मतलब एड्रेसिंग साइकोसोशियल इशू, स्पिरिचुअल इशू, और पैलेटिव केयर मतलब टर्मिनल केयर एंड एंड ऑफ लाइफ केयर। जी तो जी ये हमारे आयाम है। जी, बिल्कुल, बहुत बहुत आपने सब कुछ अच्छे से समझा दिया है। अब मैं पैलिएटिव केयर का एक बहुत जो इंटीग्रल पार्ट है, पेन रिलीफ पे आना चाहती हूँ डॉक्टर अविनाश। पेशेंट्स को डॉक्टर्स पेन रिलीफ एडवाइस करते हैं, वो डर के मारे लेते ही नहीं है। क्यों नहीं लेते? वो हमारे दिमाग को थोड़ा सा इधर उधर कर देगी या हमको लत लग जाएगी, तो वो दर्द ही सहते रहते हैं। पेन रिलीफ कितनी इंपॉर्टेंट है और क्यों इंपॉर्टेंट? अगर कैंसर मैनेजमेंट की मैं बात करूं, तो कैंसर मैनेजमेंट जितना महत्वपूर्ण है उतना ही, या मैं बोलूंगा उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण दर्द है का नियोजन भी है। कैंसर के मरीज, जिसको हम एक टोटल पेन बोलते हैं, टोटल पेन अर्थात मरीज को कैंसर की वजह से तकलीफ तो होती ही है, कभी कभी ट्रीटमेंट की वजह से भी तकलीफ होती है, और कभी कभी उनमें बहुत सारे कोमॉर्बिड कंडीशन पहले से भी होते हैं।
तो ये एक शारीरिक समस्या हुई। कभी कभी मरीज क्या है कि कैंसर, मरीज को कोई शारीरिक तकलीफ नहीं है, लेकिन कैंसर के डायग्नोसिस सुन के मरीज बहुत ज्यादा डर में रहता है, बहुत ज्यादा एंजाइटी में होता है, कुछ पेशेंट डिप्रेशन में चले जाते हैं। कुछ मरीज देखते हैं कि उनके नजदीकी किसी रिश्तेदार में या पड़ोसी में कैंसर का मरीज हुआ था और उनकी स्थिति कितनी दयनीय थी, तो एक पास्ट एक्सपीरियंस को याद करके और भय में जाते हैं। उनका सोसाइटी में जो रोल होता है वो लॉस हो जाता है, उनको बहुत सारे फाइनेंशियल कंसर्न सताने लगते हैं, उनको परिवार की चिंताएं, वो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं, उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उनका कहीं ना कहीं आत्मसम्मान को ठेस पहुंचता है। और कहीं ना कहीं वो ये थर्ड पावर से क्वेश्चन करते हैं कि मैं ही क्यों, और कहीं ना कहीं जीवन के मायने खो जाते हैं, किसी अनचाहे चीज का डर लगा रहता है। तो इस सब चीजों के साथ अगर कैंसर 4 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर हो भी गया तो क्वालिटी ऑफ लाइफ कहाँ रह जाएगी। तो इसलिए पैलिएटिव केयर का चुनाव करना बहुत महत्वपूर्ण है ताकि मरीज के ट्यूमर मैनेजमेंट के साथ साथ पर्सनल मैनेजमेंट भी हो। इसमें आप और कुछ ऐड करवाना चाहेंगे मैम, तो इसमें मैं काफी देर तक बोल सकता हूँ। जी नहीं, हम आपको फिर इनवाइट करेंगे उसके लिए डॉक्टर अविनाश। इंपॉर्टेंट है मैडम, पेन जी मैनेजमेंट और मिथ, बिल्कुल। सारी भ्रांतियां हैं कि जी दर्द की दवाई लेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। देखिए हमारी ट्रेनिंग ही कैंसर पेन मैनेजमेंट में होती है, वी आर स्पेशलिस्ट फॉर द कैंसर पेन मैनेजमेंट। अच्छा, दर्द की दवाइयां हम मरीज के लाभ के लिए देंगे, कतई उसकी हानि के लिए तो नहीं देंगे। और कहीं ना कहीं मरीज से हम बहुत डिटेल्स लेके ड्रग को प्रिस्क्राइब करते हैं कि उनकी किडनी की अवस्था कैसी है, उनकी लीवर की अवस्था कैसी है, उनका एज क्या है, उनके कोमॉर्बिड कंडीशन क्या है, उनकी कैंसर की अवस्था क्या है, कैंसर का फैलाव कहाँ कहाँ पे है, उनका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है। इन सभी बिंदुओं पर ध्यान देके हम ड्रग प्रिस्क्राइब करते हैं, और जिसके पीछे बहुत सालों की प्रैक्टिस और बहुत ही एग्रेसिव ट्रेनिंग होती है। तो जब भी अगर आपको पैलिएटिव केयर स्पेशलिस्ट को ड्रग प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, मतलब वो इन सभी चीज को स्क्रीन कर चुके हैं। कुछ दुष्प्रभाव आने लाजमी होते हैं, लेकिन वो बहुत मामूली दुष्प्रभाव होते हैं, और उनके लिए पहले से ही डॉक्टर आपको दवा दे देंगे। जैसे कि मॉर्फिन नाम की दवा होती है, उससे राइट। कभी कभी शुरुआती 3-4 दिनों में उल्टी जैसा महसूस होता है, और कब्ज की समस्या, तो मॉर्फिन जब लेना है तो कब्ज की भी दवा लेनी है, और डॉक्टर आपको पहले से उल्टी की दवा दे देंगे। लेकिन पेन को नियंत्रित करना आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक पेन नियंत्रित नहीं होगा आपका मरीज खुश नहीं रहेगा, ट्यूमर तो कम हो जाएगा, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी जीवन की गुणवत्ता नहीं रह जाएगी। इसलिए पेन मैनेजमेंट कैंसर मैनेजमेंट या कभी कभी उससे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, मैं ये बोलूंगा। जी ये एरिया मेरे दिल के बहुत बहुत क्लोज है, और मैंने देखा है कि जो उनकी जीवन की गुणवत्ता है या क्वालिटी ऑफ लाइफ है, वो ज्यादा कॉम्प्रोमाइज होती है, क्योंकि वो शारीरिक दर्द, उनको कष्ट है, और जैसे ही उनको पेन रिलीफ मिलता है, तो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ एकदम ऊपर जंप करती है। तो जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज अगर आपके डॉक्टर आपको कोई दवा दर्द के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं, तो मत डरिए। एक बहुत बड़ी जो मिथ है या मिथ्या है जो मॉर्फिन के साथ अटैच्ड है, मॉर्फिन खाने से मेरे को उसकी लत लग जाएगी, मैं मॉर्फिन खाऊंगा तो मेरी नींद में ही मृत्यु हो जाएगी। इसके बारे में थोड़ा हमें बताइएगा डॉक्टर विनाश। मैं इस प्रश्न पे भी आता हूँ मैडम, और पिछले प्रश्न में मतलब पेन मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है उस पे भी कुछ लाइन और बोलना चाहूंगा। अगर आपका पेन नियंत्रित नहीं है तो स्लीप इश्यू होंगे ही होंगे, आपको थकावट महसूस होगी, जिसको हम ज्यादातर मरीज बोलते हैं कमजोरी लग रहा है, आप ड्राउजी फील करते रहेंगे, आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे चीजों पे, आप में मानसिक तकलीफों की रेट काफी बढ़ जाएंगे, आप डिप्रेशन एंजाइटी से काफी ज्यादा जूझेंगे। और मरीज की भूख, कभी कभी मैंने देखा है कि मरीज को भूख नहीं लग रही है, भूख नहीं लग रही करके ओपीडी में आते हैं और उनका पेन अनमैनेज रहता है, क्योंकि भूख का सेंटर और पेन का सेंटर ब्रेन में एक ही है। तो जब तक आप पेन मैनेज नहीं करेंगे, शरीर आपको फूड को एक्सेप्ट नहीं करेगा, एपेटाइट पुअर ही रहेगी। इसलिए पेन मैनेजमेंट इन सभी, आपकी नींद, आपकी एनर्जी लेवल, आपके कंसंट्रेशन लेवल, आपके साइकोसोशियल हेल्थ, आपके एपेटाइट, इन सभी को अगर अच्छे से प्रबंध करना है तो पहला स्टेप है पेन को हम अच्छे से मैनेज करें। जब दूसरे प्रश्न पे आऊंगा कि मॉर्फिन को लेके इतनी ज्यादा भ्रांतियां क्यों नहीं है, क्यों है, क्योंकि मॉर्फिन जब देते वक्त डॉक्टर प्रॉपर से काउंसलिंग नहीं कर पाते हैं, या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रॉपर से काउंसलिंग नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीज को ले लेना बोलते हैं, और मरीज, आज की दुनिया इंटरनेट की दुनिया है, मरीज उसमें से पढ़ता है, उसको अपने से रिलेट करता है, और कहीं ना कहीं भ्रम का शिकार हो जाता है। तो मॉर्फिन देते समय डॉक्टर का काम है उनको प्रॉपर से काउंसलिंग करना। सबसे बड़े मॉर्फिन को लेके जो भ्रांति है कि मैं इसका एडिक्शन का शिकार हो जाऊंगा, देखिए मॉर्फिन एडिक्शन
उन लोगों में होता है जो इसे रिक्रिएशनल यूज के लिए, यानी इसके अपने अपने एक अपने इंटरटेनमेंट के लिए लेते हैं, उसको एक रिक्रिएशनल के रूप में लेते हैं, उनमें मॉर्फिन के एडिक्शन होता है। लेकिन जिन व्यक्तियों को एक स्पेशलिस्ट द्वारा, एक ट्रेंड पैलिएटिव केयर हेल्थ केयर प्रोफेशनल द्वारा मॉर्फिन दिया जा रहा है दर्द के मैनेजमेंट के लिए, उन पेशेंट्स में एक भी ऐसा कोई रिसर्च नहीं है कि वो बोले कि इनको एडिक्शन हो रहा है। मॉर्फिन एडिक्टिव नहीं है अगर उसके प्रॉपर डोज में, प्रॉपर टाइम में, प्रॉपर रोटेशन के साथ, प्रॉपर स्पेशलिस्ट के द्वारा दिया जाए तो बिल्कुल भी एडिक्शन नहीं है। दूसरा है कि मॉर्फिन आएगी तो मैं नींद में ही चला जाऊंगा। अगर आपको एक्चुअल में दर्द है और अगर मॉर्फिन दिया जा रहा है तो आपको नींद अच्छी आएगी, आपको साउंड स्लीप आएगी, और ऐसा कहता ही नहीं होगा कि आप स्लीप में ही गुजर गए और पता नहीं चला। ये बहुत बड़ी भ्रांति है और मैंने भी ऐसे पेशेंट्स देखे हैं। अच्छा, मॉर्फिन खाने से मुझे इसकी लत पड़ जाएगी और मुझे उसकी जरूरत बढ़ जाएगी। देखिए, टॉलरेंस मॉर्फिन के साथ डेवलप नहीं होता है। मतलब मॉर्फिन के प्रति आपके शरीर की जो जरूरत है वो लगातार बढ़ेगी। इसका मतलब यह है कि आपकी बीमारी बढ़ रही है, इसलिए दर्द के दवा की आवश्यकता बढ़ रही है। मॉर्फिन की जरूरत ज्यादा बढ़ रही है, इसका मतलब है कि आपके दर्द के अनुपात में मॉर्फिन आपको कम डोज में दिया गया था, इसलिए अब ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मॉर्फिन के प्रति टॉलरेंट हो गए हैं और अब आपको ज्यादा से ज्यादा दवा लेनी पड़ेगी। कई सारे मरीज ये भी बोलते हैं कि अब मॉर्फिन शुरू हो गया है मतलब अंत समय निश्चित है। ऐसा नहीं है। हम स्टेज 1-2 पेशेंट्स को भी मॉर्फिन देते हैं, क्योंकि कैंसर दर्द प्रयोजन में मॉर्फिन एक महत्वपूर्ण दवा है। इसके प्रयोग हमारे लिए बहुत ज्यादा नितांत आवश्यक हो जाता है। कभी कभी सिर्फ दर्द के लिए नहीं, हम खांसी के लिए और ब्रेथलेसनेस के लिए भी मॉर्फिन का एडिक्वेट अप्रोप्रिएट डोज देते हैं। तो मॉर्फिन को लेके बहुत ज्यादा भ्रांतियां हैं। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आज के लेसन्स के बाद आप बाकी मरीजों तक भी ये इंफॉर्मेशन पहुंचाएं कि मॉर्फिन का मतलब कतई ऐसा नहीं कि उनको एडिक्शन हो जाएगा, ज्यादा डोज की जरूरत पड़ेगी या उनका अंत समय निश्चित है ना। बहुत रिसर्च के बाद ये चीजें डॉक्टर आप लोगों को प्रिस्क्राइब करते हैं। इसको अगर कुछ भ्रांतियां हैं तो डॉक्टर से ही क्लियर करिए। हो सकता है आपको थोड़ा वेट करना पड़े, बट आपका हर तकलीफ को नियोजन करना डॉक्टर का काम है। आप जाके उनसे जरूर मिलें, उनसे ये प्रश्न जरूर करें, चाहे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, डॉक्टर के लिए ना हो। लेकिन ये अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होने से, भ्रांतियों में रहने से मरीज तकलीफ में पड़ जाता है। जी, बहुत बहुत आपने अच्छे से एक्सप्लेन किया डॉक्टर विनाश। और आप सबसे गुजारिश है कि गूगल बाबा पे मत जाइए। हम लंग कनेक्ट पे स्पेशलिस्ट को इसलिए बुलाते हैं ताकि हम आपके पास सही इंफॉर्मेशन दे पाए। तो कितनी बार मैंने सुना है डॉक्टर विनाश, मॉर्फिन खाएंगे तो लिवर फेलियर हो जाएगा, तो दर्द में ही रह लेंगे क्योंकि कहीं गूगल पे लिखा है कि लिवर इफेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए आप प्लीज जो हमारे स्पेशलिस्ट आपको सलाह देते हैं उसको फॉलो कीजिए और गूगल बाबा को तिरस्कार दीजिए, उसको एक साइड पे छोड़ दीजिए। मेरा लास्ट प्रश्न ये है डॉक्टर विनाश, अनफॉर्चुनेटली अगर किसी पेशेंट की लंग कैंसर से मृत्यु हो जाती है और उनके पास मॉर्फिन का या फेंटेनिल का कुछ स्टॉक पड़ा है, तो उसका क्या करना चाहिए? क्योंकि मैं कुछ कैंसर सर्वाइवर्स ग्रुप का पार्ट हूं, मैंने वहां पे देखा है कि वो ओपनली लिखते हैं कि हमारे पास मॉर्फिन है, प्लीज हम किसी को दे देते हैं, या लोग छुपा छुपा के एक दूसरे को देना चाहते हैं। तो उसका करेक्ट वे हमें थोड़ा गाइड कीजिएगा। बहुत ही प्रैक्टिकल आपने सवाल पूछा है। मैं लंग कनेक्ट के माध्यम से सभी मरीजों को बताना ये चाहूंगा कि इसके दो तरीके हैं। एक तो आपने जहां से मॉर्फिन लिया है उस स्टॉकिस्ट के पास जाके आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। उसका जैसे वो देते समय रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, लेते समय भी रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं। ज्यादातर मेरे मरीज जो हैं, जो ऐसे आते हैं फैंटनिल पैच बच गए हैं, तो हमारा और ज्यादातर सेंटर्स के 1 या 2 स्टॉकिस्ट ही होते हैं। तो आप वो स्टॉकिस्ट फार्मासिस्ट के पास उनको भेज के एक लेटर देके, द पेशेंट इज the patient is no more, and the patient relative has come who is known to me, and his registration number is this, want to return the morphine। ऐसा पर्ची एक बना के आप जाके स्टॉकिस्ट के पास या फार्मासिस्ट के पास रिटर्न करा सकते हैं। अगर आप दूर किसी सुदूर प्रदेश में हैं और रिटर्न करने नहीं आ सकते तो इसको डिस्पोज करने का एक तरीका है। इसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस नहीं है, लेकिन जो गाइडलाइंस मतलब वेस्टर्न कंट्रीज में यूज होते हैं उसको उनको बोलते हैं फ्लश इट अवे। मींस आप सभी चिपकाएं, सभी जितने, अगर फैंटानिल पैच है, बुप्रेनोर्फिन पैच है, आप उसको चिपकाएं और उसे फ्लश कर दें।
जो आपका लेटरिन है वहां पर उसे वो फ्लश कर दें अच्छे से, पानी से वो बस जाए, वो दिखना नहीं चाहिए। दूसरा है कि आप अनयूज्ड मॉर्फिन को आप उसे एक कई कई जो प्रैक्टिस मैंने देखा है वो गड्ढे में गाड़ देते हैं, या फिर अगर आपको उसको प्रॉपर डिस्पोजल करना है तो आप उसे इसकी डर्ट या किसी मटमैले, किसी मतलब प्रॉपर ऑब्वियस ना दिखे, वो प्रॉपर ऑब्वियस दिखेगा तो वो मिसयूज होगा, आप उसको दर्द के साथ या किसी अन्य मैले के साथ मिलाकर उसे डिस्पोज ऑफ कर दें। ज्यादातर हॉस्पिटल वेस्ट मैनेजमेंट सुदूर प्रदेशों में उपलब्ध नहीं होते तो वहां यह तरीका अपनाया जाता है, लेकिन जो शहरी क्षेत्रों में है तो वहां उनको स्टॉकिस्ट या फार्मासिस्ट के पास वो मॉर्फिन जमा कराने देना चाहिए या फेंटानिल को जमा करा देना चाहिए। थैंक यू, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अंत में डॉक्टर अविनाश, आप हमारे कोहोर्ट को कुछ कहना चाहेंगे? पैल्टी केयर का मतलब जीवन देना है। पैल्टी केयर का मतलब कतई ये नहीं कि जीवन के अंतिम समय में हम देखभाल देने को ही पैल्टी केयर बोले। हर मरीज जो किसी लंबी और गंभीर बीमारी से गुजर रहा है, उसको पैल्टिव केयर दिलाने का दायित्व समाज का है। समाज को आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके हमारी प्रैक्टिस चेंज होगी। पैल्टिव केयर एक स्पेशलिटी का फॉर्म है, इसमें एमडी और डीएनबी कोर्स होने लगे हैं। एक प्रॉपर ट्रेंड पैल्टिव केयर से आप जरूर मिलिए और अपने तकलीफों का निदान पाइए।